हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। डेप्रिसिएशन चैप्टर के फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसमें पुराने कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। आज के लेक्चर की शुरुआत हम एक स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में बच्चों की सबसे ज्यादा क्वेरी आती है। अगर मैं डेप्रिसिएशन चैप्टर की बात करूं तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे बच्चे काफी ज्यादा डरते हैं, और उसका रीजन ये है कि स्टडी मटेरियल में जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है उसमें प्रॉपरली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखी। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम स्टडी मटेरियल में चलती है, मतलब पूरी स्टडी मटेरियल में कई सारे सवालों में ये प्रॉब्लम रहती है कि सवाल तो अच्छे अच्छे बना लेते हैं, इंस्टीट्यूट ने सवाल अच्छा बना रखा है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए या बच्चों को थोड़ा सा उनकी क्लैरिटी देने के लिए जिस तरह से उन्हें सोल्यूशन में थोड़ा नोट देना चाहिए या चीजें लिखनी चाहिए वो लिखते नहीं है। वो समझते हैं कि बच्चे अपने आप पढ़ के अपने आप समझ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा आराम आराम से कराऊंगा ताकि बाद में अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कभी भी इस सवाल पे आपको डाउट ना आए। तो थोड़ा सा हम टाइम लगा के इस सवाल को करेंगे, तो मेंटली प्रिपेयर है ना कि कम से कम नहीं तो आधा घंटा कह सकते हो, 20-25 मिनट तो एटलीस्ट लगेंगे ये सवाल हमें खत्म करने में। ठीक है, तो तसल्ली से इन डेप्थ जाके मैं आपको ये सवाल समझाऊंगा। आइए जी। तो इससे पहले कि मैं बात करूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 की, तो हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करना है बेसिकली, पेज नंबर 5.27 पे है। लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन पे आए, मैं आपकी एक छोटी सी बेस बिल्डिंग कराना चाहता हूं, एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कराना चाहता हूं जिसका एप्लीकेशन इस सवाल में लगेगा। तो पहले हम इस छोटे से कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद शायद जब हम ये सवाल करेंगे तो वी विल फाइंड इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 डाल दो, लिख लो, पेज नंबर 5.27 है, और सबसे पहले हेडिंग डालना बेस बिल्डिंग। बेस बिल्डिंग फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा जिससे एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, तो एक एग्जांपल आप मेरे साथ साथ पहले नोट करना और फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो एग्जांपल लिखना, बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल है। Following balances as on 1st January 2022 is available। क्या क्या बैलेंसेस आपको दे रखे हैं? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन ए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन ए 10 lakhs, accumulated depreciation ऑफ मशीन ए। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल दो, चाहे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल लो, एक ही बात होती है। तो लिख लेता हूं भाई ब्रैकेट में, बाद में कंफ्यूजन ना हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये कितना आपको दे रखा है? ये दे रखा है आपको 9,20,000। और इसके अलावा फिर आप कह सकते हो WDV ऑफ मशीन ए, WDV ऑफ मशीन ए। तो WDV कितनी होगी भाई? WDV मतलब क्या हुआ? जितनी कॉस्ट है इसमें से अगर हम टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू मशीन की आ जाएगी। तो WDV कितनी आ जाएगी यहां पे? 80,000। 10 लाख की कॉस्ट है, 9,20,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दैट मींस WDV हो गई आपकी 80,000 की। इसके अलावा लिखना डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 10%
ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। कैलकुलेट depreciation to be charged for the year ended 31st December 2022। तो ये है आपका एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल। बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा। तो बेसिकली क्या है भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैंने आपको बोल दिया ओरिजिनल कॉस्ट बता दी, एक मशीन ए की हम बात कर रहे हैं, उसकी मैंने आपको ओरिजिनल कॉस्ट बता दी। इसके अलावा मैंने बता दिया कि इस मशीन पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और ये सारी बैलेंसेस देखना मैं 1 जनवरी 2022 को बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी जो बैलेंसेस दे रखे हैं ये 1 जनवरी 2022 के हैं। तो 1 जनवरी 2022 को ओरिजिनल कॉस्ट है मेरी 10 लाख की। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल पूरी जिंदगी भर की अभी तक की डेप्रिसिएशन जितनी भी चार्ज करी है हमने इस मशीन पे, वो है 9,20,000। ठीक है, तो जब ओरिजिनल कॉस्ट पता है, आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता है, तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू वैसे तो खुद भी निकाल सकते हो, मैंने एग्जांपल में लिख लिया, बट आप खुद भी निकाल सकते हो। 10 लाख माइनस 9,20,000 करोगे तो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी 80,000 की। और उसके अलावा मैंने बोल दिया आपको डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या मतलब हुआ, आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन मेथड यहां पे फॉलो हो रहा है। आपसे पूछा क्या है, बहुत छोटी सी चीज पूछी है कि जो 31 दिसंबर 2022 को साल खत्म हो रहा है, इन सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जो 2022 का जो साल है, इस साल पे आप कितनी डेप्रिसिएशन और चार्ज करोगे इस मशीन पे, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाला सवाल है, आपने बेकार में हमसे इतना लिखवाया इस बच्चों वाले सवाल के को सॉल्व कराने के लिए। सर आपने खुद बोला कि डेप्रिसिएशन 10% चार्ज होता है, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पे, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो सर कितना डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन तो सेम ही रहता है ना, एसएलएम मेथड है। तो डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे हम 2022 का। हम ओरिजिनल कॉस्ट सर आपने दे रखी है 10 लाख की, रेट आपने बोल रखा है 10%, काम खत्म हो गया, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा 2022 का। बात को खत्म करो, क्यों इस बात को बढ़ाते हो आप, यही आपके दिमाग में आएगा सवाल। तो आप लोग भी लिख लेना, ठीक है, आपका दिमाग जो कह रहा है आप इसी बात को लिख लेना कि 10 लाख की कॉस्ट है, 10% का डेप्रिसिएशन है, और 1 लाख का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 2022 में। ठीक है, तो आप लोग इस बात को लिख के, इस बात को लिख के इसको काट देना, इसको काट देना। अब क्यों काट देना, अब थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा अपना लॉजिकल दिमाग को खोल के रखना है, और थोड़ा कॉमन सेंस भी साथ साथ हमको यूज करना है। अब एक बात बताओ, मेरी मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 80,000 है। मेरी मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू 80,000 है। यानी मैं कह रहा हूं इन अदर वर्ड, सिंपल भाषा में, कि अब मेरी एसेट की वैल्यू 80,000 ही है। हालांकि हमारी मशीन कॉस्ट पे मेंटेन हो रही है, मशीन के अकाउंट में अलग कॉस्ट ही आ रही है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल एसेट की नेट का बैलेंस देखूंगा तो मेरी जो नेट वैल्यू बच रखी है एसेट की, वो 80,000 की ही बच रखी है। तो खुद सोचो, जब मेरी एसेट की वैल्यू ही 80,000 बची है, तो क्या मैं 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं। यानी जितनी मेरी वैल्यू नहीं बची डेप्रिसिएशन एसेट की, उससे ज्यादा का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं क्या। ये तो वही बात हो गई, मेरे जेब में 10,000 रुपए पड़े, मेरे जेब में 10,000 रुपए कैश पड़े, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि चलो मैं 15,000 रुपए का खर्चा करूंगा। भाई जब मेरे जेब में है ही 10,000 रुपए, तो मैं 15,000 रुपए का खर्चा कैसे कर दूंगा। ये वही बात हो गई। तो मेरी जब एसेट की वैल्यू ही 80,000 की बची है, तो हाउ कैन आई चार्ज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख। कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि अगर मैंने 1 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, तो मेरी एसेट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में चली जाएगी, मेरी एसेट की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज टेक्निकली रॉन्ग। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस केस में, इस पर्टिकुलर स्पेशल केस में, हम डेप्रिसिएशन उतना ही चार्ज कर सकते हैं जितनी की मेरी डब्ल्यूडीबी बची है। तो आप क्या बोलोगे, इसी बात को मैं लिख लेता हूं। सिंस
since WDV of machine A on 1st January is 80,000, we cannot charge a depreciation of more than 80,000। भाई जितनी की वैल्यू है उतने की ही ज्यादा ज्यादा उतनी की तो डेप्रिसिएशन लगा सकता हूं, उससे ज्यादा की कैसे लगा दूंगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या बन गया, तो मेन कॉन्सेप्ट बन गया मेरा, जो मेन क्रक्स कह सकते हो मेरा बन गया इस पूरे पॉइंट का, डेप्रिसिएशन ऑन एन एसेट कैन नेवर exceed the WDV of such asset, in other words, depreciation to be charged on asset during a year will be depreciation as calculated or WDV of such asset on opening date whichever is lower, ये हो गया। जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा ये आपका मेन कॉन्सेप्ट बन गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपने दिमाग में पकड़ लिया, फिर आई डोंट थिंक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करने में कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस प्रकार से आपको पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कराया। मुझे नहीं लगता आपको पूरे यूट्यूब पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर इस प्रकार की डिस्कशन मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल एक अच्छी डिस्कशन, एक क्वालिटी डिस्कशन आपको दे पाऊं, ताकि आप कॉन्सेप्ट भी पकड़ लो अपना मेन, और साथ साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो बड़े आराम से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन गया कि जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे साल का किसी भी पर्टिकुलर एसेट पे, वो आपके WDV से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बोल दिया आपको कि डेप्रिसिएशन विल बी डेप्रिसिएशन एज कैलकुलेटेड। तो अगर मैं इस एग्जांपल में लूं तो डेप्रिसिएशन एज कैलकुलेटेड हमने कितना निकाला था, 1 लाख रुपीस निकाला था, 1 लाख रुपीस निकाला था। तो डेप्रिसिएशन एज कैलकुलेटेड 1 लाख, या फिर ओपनिंग WDV ऑफ सच एसेट जो मेरे केस में था 80,000, विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या हो जाएगा, 1 लाख या 80,000, आप बोलोगे सर 80,000, तो हम 80,000 से ज्यादा का डेप्रिसिएशन साल का चार्ज नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। चलिए, तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको अब समझ आ गया होगा। अब हम फटाफट से क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 पे। चलिए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। इसको आप मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल बनाया है इंस्टीट्यूट ने। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हाईली डाउट कि एग्जाम में आएगा ये सवाल, मुझे थोड़ा सा कम चांस लगता है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम है। तो आप यहाँ 100% कोई भी चीज नहीं बोल सकते कि ये सवाल नहीं आ सकता है, वो सवाल नहीं आ सकता। चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका इसमें बिल्ड होता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम वही है, जैसा कि मैंने बोला, इंस्टीट्यूट ने इसका प्रॉपर सोल्यूशन में एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं दिया, तो वो मैं आपको दूंगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ जुड़े रहिए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है,
a firm's plant and machinery account at 31st December 2018 and the corresponding depreciation provision account broken down by year of purchases are as follows. तो बेसिकली देखो ये टेबल आपको दे रखी है, आप पहले इस टेबल को समझो। इस टेबल में आपको क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले उसने मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन के प्रोविजन का अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। कौन से डेट का? 31 दिसंबर 2018। अब वो बैलेंस कितना है, तो बैलेंस मैं पहले आपको दिखाता हूं। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस आपका 30 लाख का है टोटल बैलेंस, और 21,35,000 आपका प्रोविजन का बैलेंस। ये हो गया आपका टोटल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2018। अब इस बैलेंस को इन्होंने तोड़ तोड़ के दिखाया है। उन्होंने तोड़ तोड़ के दिखाया है कि जो मशीन वाइज, कि हमने एक मशीन 2002 में खरीदी, कोई मशीन हमने 2008 में खरीदी, कोई 2009 में खरीदी, 10 में खरीदी, 17 में खरीदी और 18 में खरीदी। तो उन्होंने ब्रेकअप दे दिया बेसिकली टोटल बैलेंस का, कि ब्रेकअप कैसे कैसे है ना। तो आपको पढ़ना कैसे इस बैलेंस को या इस टेबल को। 2002 में हमने 2 लाख की मशीनरी कोई खरीदी थी, तो उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए की, और उस पर कोरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन भी है 2 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जितनी कॉस्ट की मेरी मशीन थी, हम पूरा का पूरा उसको डिप्रिशिएट कर चुके हैं, पूरे इसका हमको 100% डिप्रिसिएशन कर चुके हैं। तो मैं साइड बाय साइड एक क्या काम करता हूं, यहां पे एक WDV का कॉलम बना के चलता हूं। हम साइड बाय साइड यहां पे WDV का कॉलम बना के चलते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 2 लाख। इस पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी, चलो इसको हम ए बोल देते हैं, एक काम करते हैं हम इसको बोल देते हैं ए, मशीनरी ए, ठीक है। तो ये मशीनरी ए हो गई। तो मशीनरी ए की कॉस्ट 2 लाख है और हम इसको 100% डिप्रिशिएट कर चुके हैं। दैट मींस इसकी अब WDV कितनी होगी? निल होगी, 0 होगी। सिमिलरली एक प्लांट एंड मशीनरी को हमने 2008 को खरीदी, इसको हम बी बोल देते हैं। वैसे टेक्निकली बोलो ये एक नहीं खरीदी, ये हमने एक से ज्यादा खरीदी होगी, लेकिन हम फिर भी इसको ABC करके लेके चल रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख की कोई एक मशीन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टोटल वैल्यू दे रहा है कि 2002 में टोटल हमने 2 लाख की मशीन खरीदी है ना। वो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। बट हम ऐसे ही सिंप्लिसिटी के लिए ABC करके चलते हैं, ताकि हमें बार बार ईयर वाइज ना चल के बोलना पड़े, ठीक है। तो अगर मैं 2008 की परचेज को बी बोल दूं, तो इसकी देखो कॉस्ट कितनी बता रखी है आपको? 3 लाख बता रखी है, और इसमें भी पूरा 3 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। दैट मींस इसमें भी 100% डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, और इसकी अब WDV कितनी होगी? निल होगी। सिमिलरली 2009 में आ जाओ, मैं सी बोल देता हूं इसको। तो इसमें कितनी की कॉस्ट की हमने मशीनरी खरीदी थी? 10 लाख की। इस पर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज कर चुके हैं ऑलरेडी हम? 9.5 लाख रुपए का। तो अब इसकी WDV कितनी होगी? 50,000 होगी। सिमिलरली 2010 में आ जाओ, 2010 को हम इसको डी बोल देते हैं। इसमें कितनी कॉस्ट की मशीनरी है? 7 लाख की है। इसमें अभी तक हम कितना डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं? 5,95,000 का। तो अब इसकी WDV कितनी चल रही होगी? 1,05,000। 1,05,000 की इसकी WDV चल रही होगी। फिर 2017 की बात करो, 5 लाख की मशीनरी है। 2017 को मैं क्या ई बोल देता हूं। तो 5 लाख की कॉस्ट की मशीनरी खरीदी, इस पर अभी हमने 75,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करा है। तो अभी इसकी WDV कितनी चल रही होगी? 4,25,000 की चल रही होगी। और लास्टली 2018 की बात करते हैं, एफ बोल देते हैं इसको। 3 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, कॉस्ट दे रखी है। इस पर अभी तक हमने 15,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो इसकी कितनी WDV अभी बची होगी? 2,85,000 की बची होगी, ठीक है। तो ये WDV भी मैंने हाथ के हाथ यहाँ पे सब क्लास ऑफ एसेट्स का निकाल के रख दिया। अब इसकी हो सकता है हमें आगे आवश्यकता पड़े। चलिए बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। कहता है डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो पहली बार डेप्रिसिएशन हमारा 10% है ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब कहीं ना कहीं कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड पहली बार। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट ऑल परचेजेस, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट अकर्ड ऑन 30th जून। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, इस पूरी लाइन को आप अंडरलाइन कर लो। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट ऑल परचेजेस, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट अकर्ड ऑन 30th जून इन द रेलिवेंट ईयर फॉर द पर्पस ऑफ
calculating depreciation irrespective of the precise date, irrespective of the precise date on which these events occurred. इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि हमारी पॉलिसी क्या है, हम ये मानते हैं कि जो भी हम परचेज कर रहे हैं, चाहे हम जो भी सेल कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे होंगे 30 जून को, वो हम लोग 30 जून को कर रहे होंगे। तो 30 जून का मतलब क्या हुआ? साल के मिडल में कर रहे होंगे, बिल्कुल बीचों बीच कर रहे होंगे, चाहे वो परचेज हो चाहे सेल हो। ये हमारी अजम्पशन है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्चुअल डेट कुछ और हो सकती है, एक्चुअल डेट हो सकता है कुछ और हो, चाहे एक्चुअल डेट ऑफ परचेज कुछ और हो, एक्चुअल डेट ऑफ सेल कुछ और हो, लेकिन हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए ये मान के चलते हैं कि हमने जो भी परचेज करी साल में, या जो भी सेल डिस्पोजल जो भी किया हमने, वो 30 जून को किया। यानी कि फॉर एग्जांपल जो हमने 2002 में परचेज करी 2 लाख की मशीन, ये एक्चुअली में हमने जो भी डेट पे करी हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम ये मानेंगे कि ये हमने 30 जून 2002 को खरीदी। सिमिलरली 2008 में जो हमने परचेज करी, ये एक्चुअल डेट चाहे जो भी हो परचेज की, हम ये मानेंगे कि ये हमने 30 जून 2008 को खरीदी होगी, है ना। सिमिलरली सारे केसेस के लिए। तो ये इस लाइन का मतलब ये है, ध्यान देना, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। दिस इज नॉट द एक्चुअल डेट, दिस इज नॉट द एक्चुअल डेट। 30 जून एक्चुअल डेट नहीं है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ये अब अजम्पशन लेके चल रहे हैं। आगे कहता है ड्यूरिंग 2019 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। तो देखो पहले टाइमलाइन को समझो, आपको 31 दिसंबर 2018 के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो पहले कहीं ना कहीं ये समझ लेना कि यहाँ पे हमें कैलेंडर ईयर फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको 31 दिसंबर 2018 यानी 2018 के एंड का बैलेंस दे रखा है, और आगे आपको 2019 की कहानियां बता रहा है वो आपको। तो कह रहा है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू ₹15 लाख। तो देखो हमने 2019 में 15 लाख की प्लांट एंड मशीनरी और खरीदी, लेकिन आपको डेट ऑफ परचेज नहीं दिया, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि ये हमने 30 जून 2019 को करी होगी। क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ये कंपनी की पॉलिसी। सिमिलरली सेकंड में कह रहा है प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2018 फॉर ₹1,70,000 वाज स्क्रैप्ड। तो 2008 में हमने कोई प्लांट खरीदा था, यानी इस डेट पे, इस कैटेगरी की बात कर रहा है, बी कैटेगरी की वो बात कर रहा है। तो इस बी कैटेगरी में कुछ हमने परचेज करी थी 1,70,000 की, वो हमने स्क्रैप कर दी, यानी उठा के फेंक दी, बेकार हो गई, कबाड़ी को दे दी। यानी हमको जीरो, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, हमें कुछ भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ, हमने बस उठा के उसको कबाड़ी को बेच दी, या बेची भी नहीं, बाहर उठा के फेंक दी, समझ लो, ठीक है। इसमें आगे बढ़ना क्या कहता है, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2009 फॉर ₹90,000 was sold for ₹5,000। ठीक है, तो 2009 में हमने कोई प्लांट खरीदा था 90,000 रुपीज का, यानी कौन सी कैटेगरी हो गई? सी कैटेगरी हो गई, सी कैटेगरी होगी। तो इस कैटेगरी में हमने कोई प्लांट खरीदा था, यानी इस 10 लाख रुपए में से हमने कुछ 90,000 की परचेज करी थी, जो हमने 5,000 रुपए में बेच दी। अब आपको देखना है यहाँ पे भी, पर जो सेल की या स्क्रैप करने की भी डेट आपको कुछ नहीं दे रखी है ना। तो आपको क्या डेट लेके चलनी है? सारे केसेस के लिए आपको डेट 30 जून ही लेके चलनी है, ठीक है। तो अब आपको परेशान नहीं होना कि सर हमें डेट्स वगैरह नहीं दे रखी, हम कैसे करेंगे, क्योंकि उसने एक इंफॉर्मेशन दे दी एक लाइन में कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी, परचेज सेल जो भी होगी, वो 30 जून को होगी। फोर्थ में कहता है प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2010 फॉर 2,40,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000, यानी 2010 मतलब कैटेगरी डी। तो इस कैटेगरी डी में जो 60 लाख की परचेजेस हैं, इसमें से कुछ 2,40,000 की हमने परचेज करी थी प्लांट, वो हमने उठा के 15,000 में बेच दी। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन। आगे वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डू व्हाट? कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो सिंपल भाषा में 31 दिसंबर 2019 को जो साल खत्म हो रहा है, यानी 2019 का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। In calculating this provision, you should bear in mind that it is the company's policy to show any profit or loss on the sale or disposal of plant as a completely separate item in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पता नहीं इंफॉर्मेशन आपको दे दी, नहीं भी देता तो हम यही मानते भाई, हम यही करते हैं। हमारी जो ट्रीटमेंट हमने सीखी है, हमने यही सीखी है कि भाई जो भी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल होता है, उसको हम सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये लाइन उसने दे दी कि यू हैव टू कीप इन बियर इन माइंड
भाई ना भी देते तो ये तो हमारा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनीवे, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स अकाउंट ड्यूरिंग 2019। तो 2009 के लिए 19 के लिए आपको क्या क्या अकाउंट्स बनाने हैं? आपको एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है एट कॉस्ट, फिर आपको डेप्रिसिएशन का प्रोविजन अकाउंट बनाना है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और देखो आपको सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट बनाना है। इन अदर वर्ड्स, जो लास्ट लेक्चर में हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के बारे में पढ़ा था, वो वाला अकाउंट आपको यहां पे बनाना। तो दिस इज द होल क्वेश्चन। चलो जी, तो आई बिलीव पहले जरूरी क्या हो जाता है कि भाई आप कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करो, आपको सबसे पहले जरूरी ये है कि क्वेश्चन समझ आना जरूरी है। यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो पहले तो आई बिलीव कि पूरा क्वेश्चन की कहानी आप पकड़ पाए होगे, अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहले तो क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा हुआ है? पहले उसने बोला है कि भाई डेप्रिसिएशन निकालो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2019, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2019। तो आप मेरे साथ साथ करना। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में कैलकुलेशन कराऊंगा, तो आपको स्टडी मटेरियल का अगर सोल्यूशन नहीं समझ आता तो आप डिटेल्ड वे में मेरे साथ साथ इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे करना है? तो पहले तो वही एक कॉलम हम बना देंगे जो दे रखा है हमको, ईयर ऑफ परचेज का। ठीक है, फिर हम लोग सारी वर्किंग्स करेंगे, डिटेल्ड जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी चीजें होगी, और फाइनली फिर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ करना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं तो सब कुछ समझ आएगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को समझेंगे हम लोग। तो पहले अगर मैं बात करूं 2002 की, 2002 की मैं बात करूं तो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी लगाना। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा हमको। तो एक बात बताओ, जो 2002 की परचेज मशीनरी आपको दे रखी है, जो 2002 की परचेज मशीनरी आपको दे रखी है, अब इसकी जब कॉस्ट 2 लाख है, डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज कर चुके हैं, WDV निल है, WDV निल है, तो क्या अब 2019 में कोई और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? हमारी बेस बिल्डिंग वाला एग्जांपल सोचना कि आवर डेप्रिसिएशन कैन नेवर एक्सीड, डेप्रिसिएशन कैन नेवर एक्सीड। ये काम करता है, मैं जैसे हमने कॉन्सेप्ट सीखा वैसे ही करते हैं। हमने क्या बोला? डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज क्या होता है? एक्चुअल डेप्रिसिएशन। तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन आप कितना बोलोगे? आप बोलोगे 10% ऑफ कॉस्ट है, तो 2 लाख की कॉस्ट आपको दे रखी है, इसका 10% निकाल लो तो ये आता है 20,000। लेकिन हमारी WDV कितनी है? WDV कितनी है? WDV तो निल है, ये हम निकाल चुके, WDV तो 0 है। तो क्या हम कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन कैन नेवर एक्सीड WDV, डेप्रिसिएशन कैन नेवर एक्सीड WDV। तो जब हमारी WDV ही 0 है, तो क्या हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं? यहां पे द आंसर इज नो, कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। नेक्स्ट आना 2008 में 2008 में आना। तो 2008 में सेम कहानी, सेम कहानी। एक्चुअल डेप्रिसिएशन आप बोलोगे 3 लाख है की कॉस्ट है बेसिकली, उसका 10% हमें निकालना है, तो ये आ रहा है 30,000। लेकिन हमारी WDV कितनी है भाई? WDV तो कुछ है ही नहीं, WDV तो कुछ है ही नहीं। जब WDV कुछ है ही नहीं, तो क्या हम कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2019 में? द आंसर इज नो, सेम वे में, बिकॉज आर डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड द WDV। तो जब WDV 0 है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई मतलब ही नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? 2009 की कहानी है, 2009 की कहानी है। अब जब 2009 की कहानी करेंगे तो अब 2009 में WDV 0 नहीं है, 2009 में WDV 0 नहीं है ना? मैंने आपको इसलिए टेबल पे ऑलरेडी साथ साथ WDV निकाल के बता दिया था। तो WDV अभी 0 नहीं है, तो यहां पे कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। 2019 में कोई तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मुझे इतना पता है डेप्रिसिएशन 0 नहीं होगा क्योंकि WDV तो है, राइट? अब वो कितना होगा? अब जब 2009 की बात करोगे तो आपको साथ साथ नीचे की कहानी देखनी है। उसने सेकेंड पॉइंट में बोला था कि हमने 2008 में कोई मशीन बेच दी, स्क्रैप कर दी। तो
तो इसका पॉइंट का हमने यूज इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने ऑलरेडी टोटलिटी में ही देख लिया कि भाई कोई भी डेप्रिसिएशन 2019 में चार्ज नहीं होगा, तो नेचुरल सी बात है जो एसेट हमने बेचा वो उस पर भी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यूडीवी ऑलरेडी जीरो है। तो पॉइंट नंबर 2 की तो बात खत्म हो गई। लेकिन अब पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। इसमें देखो क्या बोला था कि 2009 में हमने 90,000 की कॉस्ट का कोई मशीन खरीदी थी जिसको हमने 5,000 रुपए पे बेच दिया, जिसको 5,000 रुपए पे बेच दिया। तो अब यहां पे हम ना 2009 की जब कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा तोड़ के करेंगे। पहले हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड आएगी कितनी, कैलकुलेट कितनी होनी चाहिए, एक्चुअली लिखता हूं मैं, एक्चुअल में कितनी बनेगी। तो 10% ऑफ कॉस्ट बता रखा है, तो कॉस्ट कितनी बता रखी है हमें क्वेश्चन में, 90,000 की बता रखी है। तो 90,000 का 10%। लेकिन ये कितने महीनों के लिए होगा, हमने क्या बोला, हमारे अजम्पशन क्या है कि जो भी सेल या परचेज हो रही है वो 30 जून को हो रही है। तो हम क्या मान रहे हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए कि ये सेल हमने 30 जून को करी होगी, यानी कितने महीने का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का, दैट इज 6 महीने का। ये कितना आएगा 4500, ये आएगा 4500। अच्छा, इसकी डब्ल्यूडीवी जरा निकाल के बताना कितनी है। किसकी डब्ल्यूडीवी, जो मशीन हम बेच रहे हैं इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी है, जो मशीन हम बेच रहे हैं उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी है। तो आप क्या बोलोगे, अब ये निकालने के लिए थोड़ा सा माइंड ओपन करना। पूरे अगर मैं एसेट की बात करूं, पूरे 2009 पे जो 2009 वाले एसेट है, इसकी ओवरऑल जो आपको टोटल डब्ल्यूडीवी हमने निकाली वो 50,000 की निकाली। तो अब आप अपना थोड़ा सा मैथमेटिकल थिंकिंग लगाना, आप लोग मैथमेटिकल थिंकिंग लगाना। टोटल डब्ल्यूडीवी 50,000 की हमने बोली है, टोटल डब्ल्यूडीवी बोली 50,000 की है। ये डब्ल्यूडीवी 10 लाख के कॉस्ट के एसेट के ऊपर है। तो अगर 10 लाख के कॉस्ट के एसेट पे 50,000 की डब्ल्यूडीवी है तो 90,000 के कॉस्ट पे कितनी होगी। तो ये आपका मैथ्स में आप कहते हैं ना यूनिटरी मेथड, तो यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग निकाल लेंगे कि कितनी डब्ल्यूडीवी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 10 लाख के कॉस्ट पे 50,000 की डब्ल्यूडीवी है तो 90,000 के कॉस्ट पे कितनी होगी, तो 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 90,000। तो ये कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से आएगा, ये आ रहा है 4500 ही आ रहा है। वाह, मजे की बात है, 4500 ही आ रहा है। तो फाइनल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, हमने क्या फॉर्मूला बोला, हमने क्या कॉन्सेप्ट बोला, एक्चुअल कितना आ रहा है वो देखो और डब्ल्यूडीवी देखो कितना आ रहा है, जो भी लो आ रहा है उतना ही हम लेंगे। तो यहां पे तो मजे की बात क्या है कि 4500 एक्चुअल भी 4500 आ रहा है, डब्ल्यूडीवी भी 4500 आ रहा है। तो यहां तो कुछ दिमाग की लगाने की जरूरत ही नहीं, यहां पे हम पूरा का पूरा 4500 का डिप्रिसिएशन लगा लेंगे, यहां पे हम पूरा का पूरा 4500 का डिप्रिसिएशन लगा लेंगे। तो ये हो गई उस मशीन की बात जो हमने बेची। अच्छा, अब बाकी मशीन की बात कर लो, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग। अच्छा, इससे पहले कि मैं डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन पे आऊं, इससे पहले कि मैं डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन पे आऊं, हाथ क्या था, मैं ये भी निकाल लो, डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ सेल, डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ सेल। तो ये जो हमने एसेट बेचा इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी होगी ऑन द डेट ऑफ सेल। तो 1 जनवरी को 4500 की डब्ल्यूडीवी थी, 1 जनवरी को 4500 की डब्ल्यूडीवी थी। इसमें से हमने और 4500 का डिप्रिसिएशन लगा दिया, तो डेट ऑफ सेल पे मेरी डब्ल्यूडीवी इसकी नील हो जाएगी, डेट ऑफ सेल पे मेरी डब्ल्यूडीवी नील हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बना रहा हूं, अभी आपको समझ आएगा ये मैंने क्यों कैलकुलेट करवाया। जब हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे निकाल के बता रहा हूं साथ साथ में। ठीक है, चलिए, ऑल्दो मैं इस बात को मानता हूं कि स्टेबल पे हमारा फोकस है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना, बट हाथ के हाथ में आपको ये भी निकलवा के चल रहा हूं क्योंकि जब हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ सेल क्या है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, राइट। एनीवे, आगे बढ़ो। अभी हम 2009 की बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन्स, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन। अभी तो 2009 में हमने उस एसेट पे निकाले डेप्रिसिएशन जो हमने बेचा। व्हाट अबाउट रिमेनिंग मशीन्स, उस पे कितना निकलेगा, तो एक्चुअल बताओ कितना आएगा डेप,
एक्चुअल डेप्थ कितना आएगा, तो 10 लाख का वैसे कॉस्ट है, 10 लाख का कॉस्ट है, लेकिन इसमें से कितनी कॉस्ट की मशीन हम बेच चुके, जिसकी बात हमने ऊपर कर दी 90,000, तो 90,000 तो इसमें से जा चुके, तो रिमेनिंग कॉस्ट कितनी बच गई मेरी, 9,10,000 की शायद। इसका 10% निकाल लो, इसका 10% निकाल लो, तो इसका 10% कितना आएगा, 9100 आएगा, 9100 आएगा। लेकिन WDB कितनी है, रिमेनिंग मशीन की WDB कितनी है, तो टोटल WDB कितनी थी, 50,000 की थी, टोटल WDB 50,000 की थी। सर कैसे पता लगा, ये वाली जो हमने निकाली थी, इसमें से 4500 की WDB हम ऑलरेडी हटा चुके, 4500 की WDB की मशीन हम ऑलरेडी बेच चुके, तो रिमेनिंग WDB कितनी हो गई, रिमेनिंग कितनी आएगी, हाँ रिमेनिंग आएगी 45,500, 45,500, तो रिमेनिंग WDB आएगी 45,500। तो लगाओ अपना कॉन्सेप्ट, फाइनल डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे आप, अच्छा एक्चुअल डेप्रिसिएशन 9100 नहीं आएगा, 91,000 आएगा, ठीक है 91,000 आएगा। तो अब अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते हैं हम, या तो एक्चुअल कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन या WDB ऑन ओपनिंग डेट, विच एवर इज लोअर। तो दोनों में से लोअर कौन सा है, 45,500 है, 4500 लोअर है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 2009 का, अभी हम 2009 की बात कर रहे हैं, एक तो ये 4500 का और एक ये 4500 का, यानी टोटल आ जाएगा 50,000, 50,000 टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा। और अब आप अपने सोल्यूशन के टेबल में चेक करना, यही इन्होंने निकाल रखा होगा, आप चेक कर लेना, मैं नीचे नहीं जा रहा, आप चेक कर लेना अपने सोल्यूशन में टेबल चेक करते हुए चलना, 50,000 का टोटल डेप्रिसिएशन उन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था, उन्होंने डायरेक्टली 50,000 निकाल के दिखा दिया, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन ही नहीं करा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलग से समझाया, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वे में करा रहा हूं। सेम तरह चर्चा करेंगे 2010 में, 2010 में भी देखना, 2010 में कितनी WDB की मशीन है हमारे पास, 1,05,000 की मशीन है, 1,05,000 की WDB की मशीन है। तो दैट मींस ये कंफर्म हो गया कि डेप्रिसिएशन जीरो नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ तो निकलेगा, डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा, अब 2010 में भी सेम कहानी है, 2010 की भी हमने एक मशीन कोई बेची है, तो आप लिखना बिल्कुल सेम वे में, ऑन मशीन सोल्ड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड कितनी आएगी, तो सेम लगाओ, एक्चुअल बनती कितनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कैसे होती है, कैलकुलेटेड वे में, तो कितनी कॉस्ट की मशीन हमने बेची, 2,40,000 की मशीन हमने बेची, 2,40,000 की मशीन बेची, 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है, 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है। और कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे आप लोग, 6 महीने का। सेम चीज 30 जून को हम मान रहे हैं सेल हो रही है, तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून की अगर आप बात करोगे तो 6 महीने आते हैं, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 12,000, 12,000। अच्छा WDB बताना कितना आएगा, WDB ऑफ मशीन सोल्ड, WDB ऑफ मशीन सोल्ड, तो जैसे हमने ऊपर के केस में निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकाल लेंगे हम लोग। तो 2010 में टोटल WDB आपके पास है 1,05,000 की, लेकिन ये 1,05,000 की WDB आपके 7 लाख के कॉस्ट पे है, तो अगर 7 लाख के कॉस्ट पे 1,05,000 की WDB है, तो 2,40,000 के कॉस्ट पे कितनी होगी, इंटू 2,40,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 36,000, ये आएगा 36,000। तो यहां पे फाइनल डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ जाएगा, सेम चीज, एक्चुअल कैलकुलेटेड और WDB विच एवर इज लोअर, तो यहां पे लोअर क्या आ रहा है, ये 12,000 ही आ रहा है, तो दिस 12,000 विल बी द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन एसेट सोल्ड, ऑन द मशीन सोल्ड। और सेम वे में आप ये भी निकाल दो हाथ के हाथ, WDB ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल, सेल की डेट पे अब मेरी WDB कितनी बचेगी, तो 36,000 की तो साल की शुरुआत में थी,
उसमें से और 12,000 का डिप्रिसिएशन हमने लगा दिया, तो कितनी WDV बच गई? ये बच गई मेरे ख्याल से 24,000 की। 24,000 की मेरी WDV बच गई। ठीक है जी। चलिए अब आ जाओ ऑन रिमेनिंग मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके कितना बनता है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड, तो कितनी कॉस्ट की मशीन थी हमारे पास 2010 में? 7 लाख की मशीन थी। इसमें से कितनी कॉस्ट की मशीन हम बेच चुके? ये 2,40,000 की हम बेच चुके। इसमें से 2,40,000 हटा दो, इसका 10%, तो ये कितना आ रहा है? ये आएगा 46,000। 46,000। अच्छा, WDV कितनी बची है? इसकी WDV कितनी बची है? तो टोटल WDV थी 1,05,000 की साल की शुरुआत में। इसमें से कितने WDV के एसेट हम बेच चुके? 12,000 के बेच चुके। सॉरी 36,000 की WDV के एसेट हम बेच चुके, तो इसमें से 36,000 हटा देना, तो कितनी WDV रिमेनिंग रह गई? 1,05,000, 36 गए, ये बच रहे 69,000। तो फाइनल डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा? डेप्रिसिएशन एज कैलकुलेटेड, यहां पे WDV विच एवर इज लोअर, तो कितना लोअर आ रहा है इसमें से? दोनों में से कौन सी फिगर लोअर आ रही है? ये 46,000 की फिगर लोअर आ रही है। सो दिस विल बी द फाइनल डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग मशीन्स। ठीक है, तो 2010 की अगर मैं बात करूं तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? एक तो ये 12,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा और एक ये 46,000 का आ जाएगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 58,000 का। ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन में देख लेना, यही फिगर आ रही होगी 58,000 की। चलो अब ज्यादा बचा नहीं काम, अब तो बहुत जल्दी जल्दी करने वाला काम है। 2017 की बात करो। 2017 और 18 की तो हमने कोई मशीन बेची नहीं, तो यहां पे कोई अलग अलग ब्रेकअप करने की आवश्यकता है ही नहीं। और अगर 2017 और 18 की अगर हम बात करें तो आप इसकी देखना, देख के पता लग रहा है कि WDV बहुत है ना। यहाँ ऐसे ऊपर से देख के पता लग रहा है कि WDV बहुत है, कि भाई 5 लाख का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 50,000 आएगा, और WDV मेरे पास 4,25,000 है, तो यानी कि 10% के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगा लेंगे। सिमिलरली 18 की बात करो, 3 लाख का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 30,000 आएगा, बट WDV हमारे पास भतेरी पड़ी है 2,85,000 की, तो विच एवर इज लोअर, हमारा फाइनली 30,000 और 50,000 का डेप्थ यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा लंबी कैलकुलेशन चाहे ना दिखाओ तो चल जाएगा आपका, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के। तो 2017 की बात करेंगे तो 5 लाख की कॉस्ट है, 10% का डेप्रिसिएशन है, तो ये आ जाएगा 50,000। और 2018 की अगर मैं बात करूं तो 3 लाख की कॉस्ट है, 10% का डेप्रिसिएशन है, तो ये आ जाएगा 30,000। ये आ जाएगा 30,000। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमने 2019 में भी परचेज करी। क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट दे रखा है 2019 में हमने 15 लाख की परचेज करी, 2019 में 15 लाख की परचेज करी, तो इस पे भी तो आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। जो 2019 को हमने मशीन खरीदी उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन कितने महीने का लगेगा? सेम चीज, हम 30 जून को परचेस मान रहे हैं, तो 30 जून 2019 को हम मान रहे हैं कि परचेस हुई होगी, तो यानी बचे हुए पीरियड यानी 6 महीने के लिए आप डेप्रिसिएशन लगा लोगे, 30 जून से लेके 31 दिसंबर, 6 महीने के लिए। तो ये आ जाएगा आपका कितना? ये मेरे ख्याल से आएगा 75,000। ये आएगा 75,000। अब टोटल करके देख लेना कि टोटल डेप्रिसिएशन मेरी कितनी आएगी। टोटल डेप्रिसिएशन 2019 में कितनी आएगी, तो सारा का टोटल कर देना, जो हमने ऊपर से जो फाइनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, इस सारे का आप टोटल कर लेना। तो पहले 2 साल में तो कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं था, फिर 50,000 का डेप्रिसिएशन था,
फिर 58,000 का था, फिर 50, फिर 30 और फाइनली 75। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है मेरा 2,63,000। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो हमने निकाल दी कि 2019 में कितना डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाओगे, या इन अदर वर्ड्स कितना नया डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ये पूछा था उसने। तो हमने निकाल दिया 2,63,000। अब आपको क्या करना है, अब आपको ढांचे अकाउंट बनाने जो उसने बोले हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एक तो बनाना है, ये है एट कॉस्ट। ठीक है, तो एक फॉर्मेट बना दो इसका। ठीक है, फिर आपको बनाना है डेप्रिसिएशन प्रोविजन का अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन का अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना, इसमें हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है। तो कैलकुलेशंस दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा इसकी जगह हम ज्यादा लेंगे। फिर हमें बनाना है, क्या टर्म यूज किया था उसने बड़ा सा एकदम, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अगर आपको इतना बड़ा लिखने का मन ना करे तो आप सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये लैंग्वेज यूज कर रखी है तो मैं यही यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अकाउंट हमें बनाना है। अच्छा, अब इस अकाउंट में ना डेट्स डालने की जरूरत नहीं है। आप ओपनिंग बैलेंस का और क्लोजिंग बैलेंस का तो डेट डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि आपको सेल परचेज की कोई भी डेट नहीं दे रखी, 30 जून ये मत समझना एक्चुअल डेट है। 30 जून तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल डेट है नहीं, तो इसमें तो एक्चुअल डेट ही आएगी। तो एक्चुअल डेट क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट्स इग्नोर कर लेंगे। चाहे तो आप ये कर सकते हो कि आप ओपनिंग क्लोजिंग की डेट डाल देना, बट क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी है नहीं, तो हम इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर केस में डेट्स को इग्नोर कर देंगे। रीजन भी हमें डेट्स पता ही नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस डाल देते हैं, सबसे सिंपल काम है ना। तो ओपनिंग बैलेंसेस देख लेना कितने कितने दे रखे हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी का आपको टेबल में देखना, क्वेश्चन में जो दे रखा है, तो 30 लाख का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। और डेप्रिसिएशन प्रोविजन की मैं बात करूं तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस आता है, क्योंकि प्रोविजन डेप्रिसिएशन प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है, तो इसका यहां पे ओपनिंग बैलेंस आता है। तो ये कितना दे रखा है, 21,35,000। 21,35,000। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप परचेज डाल दो यहां पे। तो हमने परचेज करी 15 लाख की, तो ये डाल देते हैं हम लोग। 15 लाख की परचेज यहां पे डाल देते हैं। पहले तो हमारा ये काम खत्म हुआ। अब जो मशीन हमने बेची, इसमें हम डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं, तो जो मशीन हमने बेची उस मशीन की कॉस्ट हम उठा के क्या करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल्स की हेल्प से बताया था कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है तो आपको डिस्पोजल अकाउंट में किस प्रकार से काम करना होता है, और जब आपका मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट एट WDB मेंटेन होता है, या फिर कोई भी प्रोविजन का अकाउंट मेंटेन नहीं होता, तो आपको किस प्रकार से डिस्पोजल अकाउंट पे काम करना होता है। हमने दोनों केसेस सीखे थे, तो आई होप अब आपको वो याद होगा। उसकी चर्चा मैं अब डिटेल में यहां पे मैं नहीं करने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। ठीक है, यहां पे हम कॉस्ट को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन होगा। तो ये तो जल्दी जल्दी से डाल दो, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 2008 में हमने 1,70,000 की कॉस्ट की मशीन बेची। 2009 की हमने 90,000 की कॉस्ट की मशीन बेची, और 2010 में हमने 2,40,000 की कॉस्ट की मशीन बेची। टोटल कितनी कॉस्ट की मशीन हमने बेची, 5 लाख के कॉस्ट की मशीन बेची। हाथ के हाथ इसको क्रॉस पोज कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे। यहां लिखना टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5 लाख। पहले इतना काम खत्म हो गया। ठीक है, अब सेम काम हमें प्रोविजन में भी करना होता है। सेम काम हमें प्रोविजन में भी करना होता है। तो जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, भाई डेप्रिसिएशन प्रोविजन में क्या आता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही तो आता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है। तो जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके एसेट को हमने, मतलब जो भी एसेट हमने बेचा है उस पर जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो उठा के हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो किस प्रकार से करेंगे, तो पहले टू डिस्पोजल अकाउंट लिख लेते हैं। तो अब इसको ध्यान से करना,
अगर मैं आपसे पूछूं 2008 में कितनी जो 2008 पे हमने बेचा एसेट, 2008 का परचेज एसेट जो हमने बेचा, उस पर कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं? तो लॉजिकली सोचना, 1,70,000 की कॉस्ट है। इस पूरी क्लास ऑफ एसेट पे ही देखना, अपनी टेबल में देखते रहना, है ना। तो 2008 में हम ऑलरेडी पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, जितनी कॉस्ट है उतने का पूरा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। तो यानी कि अगर इसी क्लास में 1,70,000 की कॉस्ट का एसेट है, तो उस पर हम लोग पूरा का पूरा 1,70,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होंगे। सिंपल लॉजिक। 2009 की बात करो, 2009 की बात करो तो देखो भाई, 2009 में आके देखना, मैंने आपको निकाला था, 2009 की बात की थी, तो डेप्रिसिएशन कितनी बची, सॉरी डब्ल्यूडीबी कितनी बची मेरी, जो मशीन मैंने बेची उस पर कितनी मेरी डब्ल्यूडीबी बची थी ऑन द डेट ऑफ सेल? नील बची थी। नील डब्ल्यूडीबी बचने का क्या मतलब है कि अगेन इसमें भी हम लोग जितनी कॉस्ट है उसका पूरा का पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर चुके हैं। तो यहां पे भी सेम चीज हो जाएगी, 90,000 की कॉस्ट है तो 90,000 का पूरा डेप्रिसिएशन हम चार्ज ऑलरेडी कर चुके हैं। खत्म हो गई बात। 2010 में आना, 2010 की बात करना, वापस से आ जाओ अपनी टेबल पे। 2010 पे आना, किधर गया, ये रहा। तो 2010 पे हमने कितनी कॉस्ट की एसेट बेची? 2,40,000 की कॉस्ट की। डेट ऑफ सेल पे कितना, इस पे डब्ल्यूडीबी कितनी बची थी इसकी? 24,000 की। तो 2,40,000 की कॉस्ट है, उसमें से डेट ऑफ सेल पे सिर्फ कितनी डब्ल्यूडीबी बची है? 24,000 की। तो यानी हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होंगे? कितना डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके होंगे? अगर मैं बोल रहा हूं भाई 2,40,000 का कॉस्ट है, इसमें से सिर्फ 24,000 की डब्ल्यूडीबी बची हुई है, तो यानी कि 2,16,000 का पूरा डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके होंगे। पूरा का पूरा 2,16,000 का डब्ल्यूडीबी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके होंगे। तो कितना आ जाएगा ये? 2,16,000। तो यहां पे भी मैं डाल देता हूं चाहे तो, 2,40,000 माइनस 2,24,000। तो ये कितना बच रहा है? 2,16,000। और कौन सा हमने बेचा? एक हमने, बस इतना ही तो बेचा। हाँ बस इतना बेचा है ना, तो बस कहानी खत्म। अब ये कितना आ गया इसका टोटल? 170 प्लस 90 प्लस 216, 4,76,000 आ गया इसका टोटल। इसको हाथ के हाथ क्रॉस पोज कर लेते हैं डिस्पोजल अकाउंट में, तो बाय डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट कितना है? 4,76,000। ठीक है, तो मैं एक बार ना दोबारा से रिपीट कर लेता हूं। 2010 पे जो हमने एसेट बेचा, 2010 पे जो हमने एसेट बेचा, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,16,000 कैसे निकाली? मैंने बोला कॉस्ट थी 2,40,000, और ऊपर मैं आपको ऑलरेडी निकाल के दिखा चुका कि डेट ऑफ सेल पे डब्ल्यूडीबी 2,40,000 2,24,000 की है। दैट मीन्स हमने कितना, ये कुछ गड़बड़ हो गया ना लिखने में, सॉरी 2,24,000 नहीं है ना, ये 2,00,000, ये सिर्फ 24 है। ठीक है, तो हमने बोला 2,40,000 की कॉस्ट थी, इसमें से अब डेट ऑफ सेल पे सिर्फ 24,000 की वैल्यू बची है, यानी रिमेनिंग जो बच होगी वैल्यू वो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होंगे, तो उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने निकाल दी 2,16,000 की। ठीक है, तो ये कहानी खत्म हो गई, बस सारी चीजें हो गई। अब आप अपना एसेट अकाउंट या सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना शुरू कर देना। तो सबसे सिंपल है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्लोज करना। तो टोटल आ रहा है 45 लाख, 45 लाख। तो इसको क्लोज कर दो। कितनी मेरी बैलेंस बच गई? बाय बैलेंस सीडी। तो 45 में से 5 गए तो बच गई 40 लाख। तो 40 लाख का मेरा बैलेंस बच गया इसमें। अच्छा, डेप्रिसिएशन प्रोविजन को खत्म करो। जो हमने साल में नई डेप्रिसिएशन लगाई वो भी इसमें आ जाएगी इस साइड पे। तो कितनी की डेप्रिसिएशन हमने लगाई साल में? 2,63,000 की डेप्रिसिएशन हमने नई चार्ज करी। तो 2,63,000 का डेप्रिसिएशन हम बढ़ा देंगे और फिर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे टू बैलेंस सीडी। तो कितना बैलेंस बच रहा है?
2135 प्लस 263, टोटल आ रहा है 23,98,000। तो टोटल डाल देता हूं, इसमें से 476 गए, तो कितना बैलेंस बच रहा है? 19,22,000। 19,22,000, ठीक है। अच्छा, अब डिस्पोजल अकाउंट को क्लोज करो। टोटल सेल हमने कितनी की करी है बाय बैंक? टोटल सेल कितनी की करी है? तो एक हमने 5,000 रुपए में बेचा है और एक हमने 15,000 में बेचा है, तो यानी टोटल सेल हो गई मेरी 20,000 की। टोटल सेल हो गई मेरी 20,000 की, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था डिस्पोजल अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, इसमें कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए। इसमें बैलेंस बच रहा है, किधर बच रहा है? इधर बच रहा है। कितने रुपए का बैलेंस बच रहा है? 4,000 रुपए का बैलेंस बच रहा है ना। टोटल 5 लाख आ रहा है अकाउंट का। तो जो ये बैलेंस बच रहा है इसको मैं बोल दूंगा बाय P&L अकाउंट। ये हो गया लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल 4,000 का आ गया। इस 4,000 रुपए की फिगर को मैं टैली भी करा सकता हूं। इस 4,000 रुपए की फिगर को टैली भी कर सकते हैं। कैसे? ऊपर आ जाओ। एक हमने ये बेचा, एक हमने स्क्रैप करा, तो WDB भी 0 थी, स्क्रैप करा तो हमें मिला भी कुछ नहीं, तो यहां पे नो प्रॉफिट नो सेल हो गया। नो प्रॉफिट नो सेल, नो प्रॉफिट नो लॉस, सॉरी, है ना, क्योंकि WDB भी 0 हो गई थी और हमने स्क्रैप करा है, तो यानी हमने कुछ पैसा भी नहीं मिला है। तो 0 रुपए की चीज हमने 0 रुपए में निकाली, तो कोई भी प्रॉफिट नहीं, कोई भी लॉस नहीं। 2010 वाले की बात करना, इसमें WDB ऑन सेल कितना बचा है? WDB ऑन डेट ऑफ सेल कितना है? 24,000 का है। ये 24,000 का एसेट हमने कितने रुपए पे बेचा? 5,000 रुपए पे बेचा है। 24,000 का एसेट हमने 5,000 रुपए पे बेचा है, तो यहां पे लॉस है कितने रुपए का? 19,000 का। 19,000 का लॉस है, ठीक है। और अच्छा, और हमने सॉरी 2009, अच्छा ये उल्टा हो गया ना, ये उल्टा हो गया, सॉरी। दोबारा से बात करता हूं इसकी इसकी चर्चा दोबारा से करते हैं एक बार। तो दोबारा से बोलता हूं, 2009 में जो हमने एसेट बेचा, इसकी WDB 0 हो गई थी। इसकी WDB 0 हो गई थी। 2008 का एसेट हमने स्क्रैप ऑफ करा, तो 2008 को जो हमने एसेट स्क्रैप ऑफ करा उसकी WDB भी नील थी, और हमने स्क्रैप ऑफ करा तो हमें मिला भी कुछ नहीं, तो यहां पे नो प्रॉफिट नो सेल है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर हमने 2009 की बात करूं, तो हमने जितने जो एसेट बेचा उसकी डेट ऑफ सेल पे WDB 0 थी, लेकिन ये बेचा हमने 5,000 रुपए, बेचा हमने 5,000 रुपए पे, यानी कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट हो गया हमारा 5,000 का। जब हमने 0 रुपए की चीज 5,000 में बेची, तो यानी हमें फायदा हो गया 5,000 रुपए का। और 2010 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 2010 की बात करूं, इसको एक बार मिटा देता हूं। तो अगर मैं 2010 की बात करूं, तो यहां पे WDB ऑन द डेट ऑफ सेल है 24,000, और ये बेचा हमने 15,000 में। ये बेचा हमने 15,000 में, तो 24,000 की चीज हमने 15,000 में बेची, तो कहीं ना कहीं हमें लॉस हो गया 9,000 का। तो नेट में कितना लॉस हो गया? टोटल लॉस 9,000 का है, इसमें से 5,000 का प्रॉफिट हटा दो, तो 9,000 का लॉस है, 5,000 का प्रॉफिट है, तो नेट में कितना लॉस बच गया? 4,000 रुपए का लॉस बच गया। तो ये हमने टैली कर दिया यहां पे, जो मेरी 4,000 रुपए की फिगर आई, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अलग अलग से निकाल भी सकते थे लॉस, और नहीं तो सिंपली अगर आपने सही सही चीजें सारी डाली होंगी, तो आपका जो ऑटोमेटिकली बैलेंस बचेगा वो नेट लॉस ही बचेगा, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। तो ऑल्दो आधा घंटा का मैंने टारगेट रखा था इस सवाल कराने का, लेकिन आई थिंक 45 मिनट्स लग गए, बट मैंने इतना टाइम इसलिए दिया ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, और अब आपको आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रहे।
अब मैं जल्दी से बढ़ता हूं आगे, जल्दी से हम छोटे मोटे बैलेंस अपने कॉन्सेप्ट निपटा के इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ पीपीई। तो बहुत छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं, तो जल्दी से इसको निपटा देते हैं। पहले इसमें नोटिंग कर लेते हैं, कुछ खास है नहीं, तो इसमें लिखना मेरे साथ साथ रेजिडुअल वैल्यू and useful life of PPE should be reviewed at least at least at each financial year end. Any change in residual value or useful life is treated as change in accounting estimate. Change in accounting estimate, इसको अंडरलाइन कर लेना। Next arrow. In such a case, the unamortized depreciable value should be charged over revised remaining useful life. The end. तो बेहद छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ खास नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड की भी चर्चा करी थी। उसमें भी हमने जो चर्चा करी थी सेम चर्चा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो वही बात देखो यहीं पे लिखी हुई है, सिमिलर चीजें लिखी है। पहली बात कि जो रेजिडुअल वैल्यू होती है या यूजफुल लाइफ होती है, ये हमको हर साल के अंत में रिव्यू करना चाहिए कि जो हमने इनिशियली एस्टिमेट किया था क्या वो एस्टिमेट अभी भी वैलिड है कि नहीं, या फिर हमें उस एस्टिमेट को चेंज करने की जरूरत है। अगर हम रेजिडुअल वैल्यू को या फिर यूजफुल लाइफ को चेंज करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड को भी हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं, और चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू या यूजफुल लाइफ अगर हम इसको रिवाइज करते हैं खाली, तो ये भी एक चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। और अगर हम इसको चेंज करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बची हुई वैल्यू रह गई, जो भी अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू रह गई, अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वो वैल्यू जो अभी डेप्रिशिएट नहीं हुई है, कॉस्ट में से जो अमाउंट अभी तक डेप्रिशिएट नहीं हुआ है। और डेप्रिशिएबल वैल्यू का क्या मतलब होता है, यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। तो जो भी अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल वैल्यू है, इसको हम लोग चार्ज करते हैं ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है, इसको एक छोटे से क्वेश्चन की हेल्प से, आपके स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन की हेल्प से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर है 5.22 स्टडी मटेरियल का। इसको आप मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। 4 to 5 मार्क्स में छोटा सा सवाल आपका बन के आ सकता है। देखो छोटा सा क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे,
मशीन कॉस्टिंग ₹6 lakhs is depreciated on straight line basis assuming 10 years working life. तो 6 लाख की कॉस्ट की मशीनरी हम डेप्रिशिएट कर रहे थे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, यानी एसएलएम बेसिस पे, अज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ, मतलब हम 10 years यूजफुल लाइफ मान के कर रहे थे। तो हम कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे साल की, एक बार निकालना जरा। तो कॉस्ट अगर 6 लाख की है, 10 years हम बोल रहे हैं वर्किंग यूजफुल लाइफ है, तो हम 60,000 पर एनम की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। उसने आगे ये भी बोला था नील रेजिडुअल वैल्यू फॉर 3 years, 3 साल तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, यानी कितनी टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हमने करी होगी, 1,80,000 की। आगे कहता है द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd year वाज रीअसेस्ड एट 5 years, है ना। 3 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमने देखा कि अब बची हुई जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल लेनी चाहिए। तो जब एक बात बताओ, जब 3 साल की डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके होंगे तो कितनी डब्ल्यूडीबी बची होगी, डब्ल्यूडीबी एट ईयर 3 एंड, कितनी डब्ल्यूडीबी बची होगी एसेट की? भाई 6 लाख का एसेट है, इसमें से 1,80,000 की डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके, तो यानी कि 4,20,000 की डब्ल्यूडीबी बची होगी एट ईयर 3 एंड। अब यहां पे जब हमने देखा, हमने बोला कि अब यूजफुल लाइफ जो हमें लेके चलनी है यहां से ईयर 3 के एंड के आगे से हमें 5 साल लेके चलनी है। तो क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर, चौथे साल की डेप्रिसिएशन निकालो। तो डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आ जाएगी ईयर 4 की, हम बोलेंगे कि डब्ल्यूडीबी अब 4,20,000 है। अब इस 4,20,000 को हम एक तरह से बोलेंगे अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल वैल्यू, अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल वैल्यू, है ना। तो ये हो गई मेरी अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल वैल्यू। बेसिकली इन अदर सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो रिमेनिंग डब्ल्यूडीबी, इस केस में रिमेनिंग डब्ल्यूडीबी हो गई, ठीक है। तो ये अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल वैल्यू है, इसको हम रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में चार्ज करेंगे। तो अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 5 साल की, तो ये आ जाएगा कितना, 84,000। तो 4th ईयर ऑनवर्ड्स हमारी कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, 84,000 की लगेगी। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और इसी प्रकार का आपका सवाल बन सकता है एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से। ज्यादा कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल आई डोंट एक्सपेक्ट बनेगा। तो बहुत सिंपल था, आई होप ये आप समझ गए होगे। जल्दी से अब हम लोग अपना लास्ट कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, लास्ट कॉन्सेप्ट है, जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं। तो पहले इसमें नोटिंग कर लेते हैं। तो इसमें लिखना इफ कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपीई, ब्रैकेट में लिखना दैट इज डब्ल्यूडीबी, इज सब्सटैंशियली different from fair value of such PPE, then PPE may be revalued provided the fair value is reliably measured. तो एक काम करते हैं, लिखते लिखते समझते हुए भी चलते हैं, काम थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो सपोज डब्ल्यूडीबी है मेरी मशीन की, सपोज डब्ल्यूडीबी है मशीन की 1 लाख रुपए, लेकिन हमें लगता है, हमें पता लगता है कि जो फेयर वैल्यू है इस मशीन की ये है 1,40,000। तो होता क्या है,
जब मैं बोल रहा हूं WDV मेरी है, सपोज कोई ईयर ले लेते हैं 31 मार्च 2022 को, तो 31 मार्च को मेरी WDV है मशीन की 1 लाख, यानी मेरी बुक्स में मशीन की वैल्यू आ रही है 1 लाख रुपए की। लेकिन मुझे पता लगता है कि फेयर वैल्यू मतलब आप कह सकते हो ट्रू वैल्यू, सिंपल भाषा में ट्रू वैल्यू कह सकते हो, है ना। फेयर वैल्यू मार्केट में चल रही है 1,40,000 की। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, या हम क्या करते हैं कि हम इस 1 लाख की जो वैल्यू होती है इसको बढ़ा के कर देते हैं 1,40,000, यानी इस कैरिंग वैल्यू को, WDV हो गई, इसको हम बोलते हैं कैरिंग वैल्यू। इस कैरिंग वैल्यू को हम फेयर वैल्यू पे लेके आ जाते हैं। ये उल्टी भी हो सकती है। अच्छा, जब मैं 1 लाख की वैल्यू 1,40,000 पे लेके आ रहा हूं तो इसको मैं बोलता हूं अपवर्ड रिवैल्यूएशन, इसको मैं बोलता हूं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। सेकेंड केस में मानो फेयर वैल्यू मैं बोलता हूं आपको कितना है, 80,000 या 60,000 बोल देते, 60,000 बोल देते, है ना। तो सेकंड केस में बोल रहा हूं, ये पहला केस था, ये सपोज सेकंड केस है। सेकंड केस में फेयर वैल्यू है 60,000। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस 1 लाख की वैल्यू को कम करके ले आएंगे 60,000 पे। तो यहां हम वैल्यू कम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। ये होता है कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन। लेकिन रिवैल्यूएशन ऐसे नहीं आंख बंद करके कर ली कि भाई मेरे को लगता है यार एसेट 1 लाख है, मेरी बस कहानी है, मेरी मनगढ़ंत कहानी है कि मेरे को बस फीलिंग है अंदर से कि मेरी इस एसेट की वैल्यू ना 1 लाख नहीं 1,40,000 होगी, तो चलो इसको रिवैल्यू कर देते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि आपका मन ने, आपने मन ने बोला कि भाई इसकी एसेट की वैल्यू 1,40,000 है तो आप 1,40,000 पे ले आए, आपके मन ने बोला एसेट की वैल्यू 60,000 है तो आप 60,000 पे ले आए, ऐसा नहीं। तो कंडीशन ये होती है, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली बोलते हैं कि जब आप रिवैल्यूएशन करते हो तो जो फेयर वैल्यू आप लेके आ रहे हो वो फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए, प्रॉपर वे में मेजरमेंट होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि फेयर वैल्यू शुड बी रिलायबली मेजर्ड, इट शुड बी ट्रस्टेबल, कोई बेसिस होना चाहिए आपका रिवैल्यूएशन करने का। ऐसे नहीं हवा हवा में, आपका कोई बेसिस प्रॉपर होना चाहिए, कोई प्रॉपर वैल्यू आपकी निकलनी होनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। अब इसका डिटेल मीनिंग क्या होता है ये आप थोड़े हायर लेवल में पढ़ोगे जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ोगे। बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड होती है तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपनी वैल्यू को चेंज करके अपनी कैरिंग वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट पे या फेयर वैल्यू पे लेके आ सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन। आगे लिखते हैं, चलो आगे लिखते हैं। रिवैल्यूएशन should be done at adequate intervals as may be required, say on yearly basis। ठीक है, तो सिंपल है कि हमारा जो भी रिवैल्यूएशन है वो टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, एडिक्वेट इंटरवल्स पर होना चाहिए। जब जब भी हमको लगता है कि भाई हमारा जो फेयर वैल्यू है वो बहुत अलग है एज कंपेयर टू कैरिंग वैल्यू, तब उस केस में हमें रिवैल्यूएशन करनी चाहिए। नेक्स्ट एरो में लिखना, in case any PPE is revalued, whole class of asset, whole class of such PPE to which such asset belongs should be revalued, इसका क्या मतलब है कि सपोज मानो
आपकी फैक्ट्री में दो मशीन है, एक मशीन ए, एक मशीन बी, एक मशीन ए, एक मशीन बी। तो ये क्या है, आपके सिमिलर सेम क्लास ऑफ एसेट कह सकते हो आप। ये आपका सेम क्लास ऑफ एसेट है। एक ए है, एक बी है, मतलब एक मशीन है, एक मशीन बी है। हम क्या करते हैं, हम मशीन ए को रीवैल्यू कर देते हैं, लेकिन मशीन बी को रीवैल्यू नहीं करते। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? द आंसर इज नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई जब आप कोई एसेट रीवैल्यू कर रहे हो तो पूरा जो सेम क्लास ऑफ एसेट जो जितना भी है वो सारा का सारा आपको रीवैल्यू करना है। तो ऐसा नहीं कर सकती को ए को रीवैल्यू कर दिया बी को नहीं किया, या बी को रीवैल्यू कर दिया ए को नहीं किया। अगर आप एक को रीवैल्यू कर रहे हो तो आपको दूसरे को भी रीवैल्यू करना चाहिए। ठीक है, ये आपके बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 अगर मैं बोलूं प्रिसाइसली, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 फिक्स्ड एसेट से डील करता है, या मुझे बोलना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से डील करता है। तो वहां पे सारी चीजें लिखी हुई है। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बस थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से आपका छोटा मोटा कोई थ्योरी का क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है, बस उस हिसाब से आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, डिटेल में नहीं जाना। डिटेल में आप जैसे जैसे अपना ओवर द ईयर्स आप अकाउंट्स पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझना शुरू करोगे, आपको अपने आप चीजें समझ आने लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रीवैल्यूएशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं ये समझ लेते हैं। चलिए, तो मेरे साथ साथ लिखना, जैसे मैं लिखूं वैसे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। ऑफ रीवैल्यूएशन, तो मैंने जैसे कि आपको बोला, रीवैल्यूएशन जो होता है ये दो प्रकार का रीवैल्यूएशन हो सकता है। या तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन, या तो डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। है ना? अच्छा, जो रीवैल्यूएशन होता है, अगर मैं अपवर्ड रीवैल्यूएशन की बात करूं तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो सकता है पहली बार हो, फर्स्ट टाइम, मतलब किसी एसेट की जिंदगी में पहली बार अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो। या ये हो सकता है कि सब्सिक्वेंटली हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी पहले भी हमने कभी रिवैल्यू करा था, अब दोबारा से रिवैल्यू कर रहे हैं। सिमिलरली जब मैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करूंगा तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी दो प्रकार का हो सकता है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी दो प्रकार का हो सकता है। या तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन पहली बार हो रहा हो, फर्स्ट टाइम, या तो सब्सिक्वेंट, मतलब पहले भी कभी रिवैल्यूएशन हुआ हो, अब दोबारा से रिवैल्यूएशन हो रहा हो। है ना? तो ये आपके केसेस होते हैं। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन होता है, अगर मैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करूं, तो आपको पहले ये समझना है कि जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, एक फायदा होता है। इट इज अ फायदा, गेन है, आप कह सकते हो इट्स अ कैपिटल गेन। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको गेन को ट्रांसफर कर देते हैं। गेन is transferred to revaluation surplus। रीवैल्यूएशन सरप्लस को आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसको आप कभी कभी रीवैल्यूएशन रिजर्व भी बोल सकते हो। अगर आप रीवैल्यूएशन रिजर्व आपने कभी टर्म सुना हो तो यही होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, एंट्री क्या बन जाती है इसकी, जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं या पूरी ओवरऑल हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री जो बनाते हैं, तो देखो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन सरप्लस में हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड, ये पार्ट ऑफ ओनर्स फंड होता है। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाती है। सब्सिक्वेंट की अभी बात करता हूं, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करो। अगर कोई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है ऐसी एसेट का पहली बार,
मतलब ऐसा एसेट जो कभी आज तक रीवैल्यू नहीं हुआ, जिंदगी में पहली बार रीवैल्यू हो रहा है, वो भी डाउनवर्ड रीवैल्यू हो रहा है, तो हम क्या एंट्री करते हैं? तो जब हम डाउनवर्ड रीवैल्यू कर रहे हैं तो ये नुकसान है। हम जब एसेट की वैल्यू गिरा रहे हैं तो ये एक नुकसान है। तो इस नुकसान को हम कहां डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री बन जाती मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हम एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। ये हमारी एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो रिपीट कर लेते हैं एक बार इसको। पहले आप समझो फर्स्ट टाइम में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं ना, आई मीन फर्स्ट टाइम मतलब जिंदगी में एसेट का कभी अगर रिवैल्यूएशन ना हो रखा हो, पहली बार हो रहा हो, है ना, कहते हैं ना पहला पहला प्यार, वैसी अगर कोई एसेट का रिवैल्यूएशन पहली बार हो रहा हो, मतलब आज तक उसका एसेट का कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, अब वो जब पहली बार रिवैल्यूएशन हो रहा होगा तो वो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। तो अपवर्ड होगा तो हम क्या करेंगे? फायदा है तो फायदे को हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देंगे। एंट्री हो जाएगी मेरी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। और अगर ये पहला रिवैल्यूएशन हमारा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो हम क्या करेंगे? ये एक नुकसान है तो इस नुकसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सिंपल। अच्छा, अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो इसको मैं जरा सेपरेटली डिस्कस करता हूं। डेल्ट सेपरेटली, डेल्ट सेपरेटली। तो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की अगर बात करें, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं। या सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन या फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है ना। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन यानी अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है। जब अपवर्ड हो रहा है तो अपवर्ड में और दो केसेस बन सकते हैं। इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। अपवर्ड रिवॉल्यूशन में दो केसेस हो सकते हैं, यानी या तो ये पहले कभी अर्लियर अपवर्ड ही हुआ था, या फिर ये पहले डाउनवर्ड हुआ था, है ना। तो जब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो समझो हम सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ कि ऐसी एसेट की रिवैल्यूएशन जो पहले भी कभी रिवैल्यू हो चुकी है ना। तो सपोज आज जब सब्सिक्वेंटली रिवैल्यूएशन हो रही है वो अपवर्ड हो रही है, तो जब आज वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है तो वहां पे अंदर दो केसेस बन सकते हैं। जो पहले कभी रिवैल्यूएशन हुई थी वो भी अपवर्ड ही हुई थी, या पहले जो हमारी रिवैल्यूएशन हुई थी वो डाउनवर्ड हुई थी। तो जब पहले हमारी रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई थी और अभी भी अपवर्ड ही हो रही है, तो हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें गेन को ट्रांसफर करते हैं। तो गेन इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस एज यूजुअल। तो अगर पहले भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था और आज भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो एंट्री हमारी सेम होती है जो हमने फर्स्ट टाइम में सीखी थी। सेम एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट जो फर्स्ट टाइम के वाले केस में हमने करी थी। डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस आता है जब हम आज अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और पहले वो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, पहले वो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, तो हम क्या करते हैं? तो अब समझो बात को। पहले अगर कोई एसेट पहले डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ था तो उस टाइम हमने क्या एंट्री करी होगी? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, मैं आपको बता चुका। तो जब हमने पहले इसको डाउनवर्ड रिवैल्यू करा था तो उस टाइम हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा होगा। अब आज हम इसको दोबारा से अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं, वापस से हम ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, तो हम इस केस में क्या करते हैं? लिखना साथ साथ क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट टू द एक्सटेंट
to the extent it was earlier debited and balance if any is credited to revaluation surplus. इसकी एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसका मैं उदाहरण देता हूं, ऐसी सिंपल रफ वे में उदाहरण देता हूं। सपोज लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ लेना खाली। सपोज हमने 2021 में एक एसेट को 1000 रुपए से डाउनवर्ड रिवैल्यू करा था। सपोज 2021 में हमने किसी एसेट को 1000 रुपए से डाउनवर्ड रिवैल्यू करा था। तो जब हमने 2021 में इसको डाउनवर्ड रिवैल्यू करा होगा तो इस 1000 रुपए के नुकसान को हमने पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा, राइट। ये हमारी ट्रीटमेंट हो गई होगी। अब सपोज 2022 में अब मैं इसको 1500 रुपए से अपवर्ड रिवैल्यू कर रहा हूं। 2022 में मैं 1500 रुपए से अपवर्ड रिवैल्यू कर रहा हूं। तो अब मेरी अकाउंटिंग एंट्री कैसे बन जाएगी इस केस में? तो हम बोलेंगे भाई देखो 1500 में से 1000 रुपए तो पिछले साल या पहले हमने पीएनएल में डेबिट करा था। तो जितना हमने पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से पीएनएल में डेबिट करा था, अब उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो हमारी एंट्री कैसे बनेगी? हम बोलेंगे भाई देखो 2022 में, ये बेसिकली हम एंट्री 2022 में कर रहे हैं, तो 2022 में हम एसेट को 1500 रुपए से बढ़ा दे रहे हैं। 2022 में हम एसेट को 1500 रुपए से बढ़ा दे रहे हैं। अब हमने पहले जब इसको डाउनवर्ड रिवैल्यू करा था तो उस टाइम हमने 1000 रुपए का डाउनवर्ड रिवैल्यू करा था, इसलिए हमने 1000 रुपए पीएनएल में डेबिट करे थे। तो जितने हमने उस टाइम पीएनएल में डेबिट करे थे उसको मैं उतने को पहले रिवर्स कर दूंगा। तो 1000 रुपए मैंने क्योंकि पहले करे थे तो उसको मैं पहले रिवर्स कर दूंगा, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको मैं डाल दूंगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो जब सब्सिक्वेंटली अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है और पहले कभी डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ था तो हम क्या करते हैं, तो जब हमने डाउनवर्ड रिवैल्यू करा था तो उस टाइम जितना पीएनएल में नुकसान डेबिट किया था हम उतने नुकसान को पहले रिवर्स करते हैं, उतने नुकसान को हम पीएनएल में क्रेडिट करते हैं, और फिर भी जब अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो बचे हुए अमाउंट को हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट इसकी होती है। तो पहले तो सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में क्या करना होता है ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब बिल्कुल सेम वे में इसको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन को समझते हैं। तो थोड़ा सा ना इसको यहां पे खींच ले आते हैं। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में भी सेम केस बनेगा, इसमें भी सेम केस बनेगा। अर्लियर डाउनवर्ड या अर्लियर अपवर्ड। तो अगर मैं बोल रहा हूं अभी हम सब्सिक्वेंटली आज हम बैठ के डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और पहले भी हमने कभी डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था तो फिर कुछ नहीं है, फिर हम इसको भी डेबिट करेंगे, डेबिट टू पीएनएल अकाउंट एज यूजुअल। और इसकी एंट्री क्या लिख देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो यहां तो कुछ नहीं है। अगर पहले भी हमने डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रखा है और आज भी हम डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं तो कुछ नहीं है। तो बिल्कुल जैसे फर्स्ट टाइम के केस में हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं डिट्टो सेम ट्रीटमेंट हम यहां पे कर लेंगे। अब यहां पे भी फर्क कब आएगा, जब उल्टा हिसाब चलेगा, यानी पहले हमने अपवर्ड रिवैल्यू करा था लेकिन आज हम डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डेबिट
revaluation surplus to the extent credited earlier and balance, if any, is debited to P&L account. Is debited to P&L account. एंट्री लिख लेना इसकी रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट एक मिनट P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट तो क्या हमने बोला, इसको मैं इसको भी मतलब एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज सेम एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल लेते हैं। 2021 में हमने कोई एसेट को 10,000 रुपए से अपवर्ड रिवैल्यू करा था। 2021 में हमने कोई एसेट को 10,000 रुपए से अपवर्ड रिवैल्यू करा था। तो जब मैंने उस टाइम पे 10,000 से अपवर्ड रिवैल्यू करा होगा तो उस टाइम मैंने इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। अब मानो 2022 में हम इसको 12,000 से डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं। अब सेम एसेट को 2022 में हम इसको 12,000 रुपए से डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं। तो अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो भाई, पहले भी हमने इसको अपवर्ड रिवैल्यू करा था, उस टाइम हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस में 10,000 रुपए डाल दिए थे, क्रेडिट कर दिए थे। तो जितने मैंने पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट किया था पैसा या फायदे को, उतने फायदे को मैं पहले रिवर्स करूंगा, है ना, और बचे हुए को मैं फिर P&L के नुकसान में दिखाऊंगा। तो अब मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, मैं बोलूंगा भाई देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द एक्सटेंट क्रेडिटेड इन द लास्ट ईयर, या पहले जो हमने क्रेडिट किया था, तो जितना मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले क्रेडिट किया था उतने को तो मैं पहले रिवर्स करूंगा, अच्छा मेरे एसेट कितने रुपए से कम हो रहा है, तो एसेट तो मेरा क्रेडिट होगा 12,000 से, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इस 12,000 में से 10,000 रुपए का तो मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस एक प्रकार से आप कह सकते हो रिवर्स कर रहा हूं, और बचे हुए नुकसान को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं 2,000 को। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन के केस में किस प्रकार से हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। इसके अलावा एक छोटा सा नोट और लिख देना। पहली बात तो मैं आई होप ये समझ आ गया होगा, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन जब पहली बार कर रहे हैं तो क्या करना है, और जब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रही है तो क्या करना है, ठीक है। और एक छोटा सा नोट और लिख लेना मेरे साथ साथ, बहुत छोटा सा नोट इसके नीचे ही लिख लेना, नोट depreciation is charged, या depreciation is calculated बोलना चाहिए, depreciation is calculated on the revalued amount, ठीक है। तो जब हमने रिवैल्यूएशन कर लिया तो उसके बाद जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो रीवैल्यूड अमाउंट में करते हैं। इसको मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस की हेल्प से, एक क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा। तो एक काम करते हैं, इस रिवैल्यूएशन के ऊपर आई थिंक 2 स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और एक इलस्ट्रेशन है, उस दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब आप मेरे साथ देखना स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 5.28, पेज नंबर 5.28, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ना इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कहता है अमेजिंग ग्रुप हैड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹35 लाख ऑन 31 दिसंबर 2019। तो एक कंपनी है जिसके भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बुक वैल्यू बता दी आपको 31 दिसंबर 2019 की। द बैलेंस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस
ऑन दैट डेट वॉज ₹3 लाख, बैलेंस ऑन इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन दैट डेट वॉज ₹3 लाख। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग लिखना। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमने पीपी को अपवर्ड रीवैल्यू किया होगा। अगर हमारे रीवैल्यूएशन सरप्लस में 3 लाख पड़े हैं, मतलब हमने पहले कभी 3 लाख रुपए से इसको अपवर्ड रीवैल्यू करा होगा, तभी तो इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस में पैसे पड़े, ये मतलब हुआ। आगे कहता है, एज पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ रीवैल्यूइंग द एसेट्स ऑन ईयरली बेसिस अनदर रीवैल्यूएशन वाज कैरीड आउट ऑन 31 दिसंबर 2019। तो 31 दिसंबर 2019 को आपको 35 लाख रुपए की बुक वैल्यू दी है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम डेट पे फिर हमने इसको दोबारा से रीवैल्यू करा। इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन इफ द फेयर वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन डन ऑन 31 दिसंबर 2019 वाज सो एंड सो। तो आपको बेसिकली 3 केसेस दे रखे हैं, 3 फेयर वैल्यूज दे रखे हैं, आपको तीनों केसेस में बताना है कि आप कैसे कैसे ट्रीटमेंट करोगे। तो देखना, केस ए में देखो क्या है, 37 लाख की फेयर वैल्यू हो गई मेरी। अभी कितनी की बुक वैल्यू चल रही है, 35 लाख की। तो जब ये 37 लाख की फेयर वैल्यू हो गई, यानी ये 2 लाख रुपए से अपवर्ड रीवैल्यू हो गई। तो क्या केस हो गया मेरा, पहले भी अपवर्ड रीवैल्यू हुआ था और अब दोबारा से अपवर्ड रीवैल्यू हो रहा है। तो इस केस में तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट हो जाता है। इस केस में हम सिंपल एंट्री कर देंगे, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि पहले भी रिवैल्यूएशन अपवर्ड ही था, अभी दोबारा से अपवर्ड ही हो रहा है। तो कुछ नहीं करना, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड फायदे को उठा के अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे। तो कितना जाएगा ये, 2 लाख। तो यहां पे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब बी में देखना क्या कह रहा है। बी में कहता है कि मेरा फेयर वैल्यू हो गया 33 लाख, यानी 35 लाख की वैल्यू अब 33 लाख हो गई। दैट मींस 2 लाख रुपीस की गिरावट है। तो 2 लाख रुपीस का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। तो क्या केस बन गया मेरा, पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, अच्छा कितने से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, 2 लाख रुपए से हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई देखो, जितना मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, यानी कितने रुपए का हो रहा है, 2 लाख रुपए का मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, और मेरे रिवैल्यूएशन सरप्लस में 3 लाख रुपए पड़े हैं, यानी पहले मैंने 3 लाख रुपए का अपवर्ड रिवैल्यूएशन करा था। तो मेरे जितना भी रिवैल्यूएशन मैंने अपवर्ड किया था, उतना पूरा कवर हो रहा है अभी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में, है ना। तो जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस में पैसा पड़ा है, पूरा कवर हो रहा है पीपी के डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में। तो पूरा का पूरा 2 लाख रुपए मैं पुराने रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट कर दूंगा। सिंपल, बात खत्म हो गई। सी में देखो, सी में कहता है फेयर वैल्यू हो गई 31 लाख, अभी थी 35 लाख, अब हो रही है 31 लाख। तो कितनी की गिरावट है, 4 लाख। 4 लाख की डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। पहले हमारा 3 लाख का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पीपी तो मैं पूरा गिराऊंगा, पीपी तो जितने रुपए से गिरावट हो रही है पूरा गिराऊंगा, 4 लाख रुपए की गिरावट पूरी दिखाऊंगा। अब मैं बोलूंगा कि भाई देखो, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, 3 लाख पड़ा है। तो इतना तो मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट कर दूंगा, और बचा हुआ जो नुकसान है 1 लाख रुपए का, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दूंगा, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दूंगा। सिंपल। तो ये देखो, इस प्रकार का छोटा सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, यहां पे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और मतलब सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन था। आपके एग्जाम में उल्टा आ सकता है, सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन और पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताते वक्त सिंपल एग्जांपल की हेल्प से दोनों भी केसेस वैसे समझा दिए थे। तो आई बिलीव अगर अब आपके एग्जाम में सवाल आ जाएगा इस प्रकार का, तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट का। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये भी आपसे 4 to 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है, और मेरे ख्याल से आया भी हुआ है। मॉक टेस्ट पेपर्स में आईसीआई डालता भी इस तरह का सवाल, और
आपके एग्जाम में आ भी सकता है, तो ये आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, वैसे कुछ भी नहीं है। अ मशीन ऑफ कॉस्ट ऑफ ₹12 लाख इज डेप्रिशिएटेड स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग 10 ईयर वर्किंग लाइफ एंड 0 रेजिडुअल वैल्यू। तो कोई मशीन है जिसकी कॉस्ट 12 लाख की बता रखी है, यूजफुल लाइफ 10 साल बता रखी है, और बोल रहा है कि हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट करते हैं फॉर 3 ईयर्स। फिर आगे क्वेश्चन कहता है, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर द मशीन वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय ₹60,000। यानी 3 साल तक तो हमारी एसेट की वैल्यू नॉर्मली डेप्रिशिएट होती रही ऑन द बेसिस ऑफ SLM मेथड, और 3rd ईयर के एंड में हमने इसको अपवर्ड रीवैल्यू कर दिया 60,000 रुपए से। ठीक है, तो यानी 60,000 का अपवर्ड रिवैल्यूशन हमने कर दिया। और इसके साथ ही साथ देखो क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 9 ईयर्स। देख रहे हो, यानी कि हमने अपवर्ड रिवैल्यूशन करने के बाद अपनी यूजफुल लाइफ को भी रिवाइज कर दिया। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपका जो मैंने आपके 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करे अभी, दोनों का मिक्स्ड है, दोनों का मिक्स्ड एप्लीकेशन है ना। हमने चेंज इन यूजफुल लाइफ के केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो सीखा, और हमने रिवैल्यूशन सीखा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दोनों का कंबाइंड आपका इफेक्ट है, कंबाइंड एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है डेप्रिसिएशन निकालो फॉर द 4th ईयर। ठीक है, तो अब एक बार नोट देखना मैंने आपको क्या लिखवाया। मैंने आपसे बोला जब भी डेप्रिसिएशन निकाला जाता है इन द केस ऑफ रीवैल्यूएशन, तो जो रीवैल्यूड फिगर होती है उस पे हम लोग निकालते हैं डेप्रिसिएशन। आ जाओ जी, अब देखो 3 साल का क्या डेप्रिसिएशन आया होगा। 3 साल का मेरा डेप्रिसिएशन क्या होगा, क्योंकि 3 साल तो हमने नॉर्मली इसको डेप्रिसिएशन इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन करा, तो डेप्रिसिएशन मेरा 3 साल का कितना निकला होगा 12 लाख की कॉस्ट है, 0 रेजिडुअल वैल्यू है, 10 साल यूजफुल लाइफ है, तो ये पर एनम डेप्रिसिएशन हो गया। और 3 साल का निकालना है तो इसको इंटू 3 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कितना 3,60,000। 3,60,000 आ जाएगा। तो मेरे को बताओ ईयर 3 के एंड में मेरी WDV कितनी आ रही होगी। तो 12 लाख की कॉस्ट थी, इसमें से 3,60,000 का मैंने डेप्रिसिएशन कर दिया, तो कितनी मेरी WDV आ रही होगी, ये 8,40,000 की आ रही होगी, ये वाली, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इसको 60,000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया, तो यानी कि अब मेरी नई वैल्यू कितनी आ गई, जब मैं इसको अपवर्ड रिवैल्यू कर रहा हूं 60,000 से, तो अब मेरी रिवाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई, या रीवैल्यूड अमाउंट कितना हो गया मेरा रिवाइज्ड वैल्यू, तो ये 9 लाख की हो गई होगी अब, है ना। और यहां से अब मैं कह रहा हूं कि मेरी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 9 ईयर्स की है, तो जब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 9 ईयर्स की है, तो बताओ भाई डेप्रिसिएशन कितना आएगा ईयर 4 का। तो आप बोलोगे कि अब मेरी रीवैल्यूड अमाउंट आ रहा है 9 लाख का, और 9 ईयर्स बच रहे हैं यूजफुल लाइफ अब यहां से, तो मेरा ईयर 4 का डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा, 1 लाख रुपीज निकल के आएगा। बस ये था आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आपका एक छोटा सा मैं आपको पढ़ने के लिए एक टॉपिक दे रहा हूं जो मैंने नहीं पढ़ाया जानबूझ के, क्योंकि वो बहुत उससे कोई प्रैक्टिकल सवाल आने की मुझे उम्मीद नहीं है, बल्कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप जाओगे अपने चैप्टर के स्टडी मटेरियल में, तो 1 मिनट में आ जाता हूं ऊपर। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको खुद से पढ़ने के लिए दे रहा हूं, प्लीज वो आप अपने आप पढ़ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में है मेरे ख्याल से वो। एक तो भाई ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना, ठीक है, एक बार ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना यहां से, और दूसरा एक ये वाला टॉपिक है डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट्स ऑफ एन एसेट। इन दोनों टॉपिक्स को आप एक बार अपने आप से पढ़ लेना। और इसके अलावा आप जो भी रिमेनिंग, वैसे मैंने मेरे ख्याल से मेजॉरिटी इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस दोनों भी करा दिए, लेकिन अगर रिमेनिंग कोई इलस्ट्रेशन रह गया हो या कोई क्वेश्चन रह गया हो, उसको आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। और ऑब्वियसली रिवीजन कर लेना। 4 लेक्चर लगे इस पूरे चैप्टर में, लेकिन जरूरी थे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं करने के लिए, और प्लस जो क्वेश्चंस है बड़े बड़े स्पेशली वो थोड़े ध्यान से करने पड़ते हैं, इस वजह से हमें थोड़ा इतना टाइम देना पड़ा। तो आई होप मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि एग्जॉस्टिवली पूरा चैप्टर आपको 4 लेक्चर में कवर कराऊं। और आई होप आपने
मेरे साथ साथ सब कुछ किया होगा और आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा, आपको पूरा चैप्टर रादर समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कोई नया चैप्टर उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।